नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु स्टडी पॉइंट चैनल में। मैं आप लोगों के समक्ष बहुत समय के बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और मैं आज आप लोगों को विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका महत्व आपको कई प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में, जहाँ पे विश्व इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं, और कॉलेज एग्ज़ाम में अगर आपने इतिहास विषय चुन रखा है तो वहाँ पर भी इतिहास संबंधी प्रश्न में इटली का एकीकरण जरूर देखने को मिल जाएगा। और किसी से बात करने में, चर्चा करने में, वाद विवाद करने में इटली के एकीकरण का जिक्र आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटली का एकीकरण और जानते हैं क्या कारण रहे कि इटली का एकीकरण करना पड़ा। प्रमुख रूप से 19वीं शताब्दी के पहले तक इटली 7 भागों में बंट चुका था, जिनमें उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व हो गया था, मध्य भाग में पोप का वर्चस्व था। खासकर रोम वाले क्षेत्र में पूरी तरह से पोप ने अपना वर्चस्व जमा रखा था। दक्षिणी भाग में बोर्बो वंश, नेपल्स, टू सिसिल्स, इनका वर्चस्व हो गया था। इस प्रकार से इटली पूरी तरह से विभक्त था और इस विभक्त होने के कारण इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, उनके अंदर असंतोष की भावना जागृत हुई और उन्होंने इटली को एक करने का सोचा, अपना खुद का स्वशासन लाने का सोचा। और यह सोच कैसे आई, उसके प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा इटली के एकीकरण को प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति में समानता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता की बात कही गई थी। वहीं से सीख लेकर इटली के लोगों में अपना खुद का शासन चलाने के लिए और स्वतंत्रता लाने के लिए और इटली को पूरी तरह एक करने के लिए इटली का एकीकरण, उनके अंदर इस भावना की प्रबलता और इच्छा जागृत हुई। तब जाकर इटली का एकीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण 4 लोगों के कारण शुरू हुआ। सबसे पहले थे यूसेफ मेजनी। यह इटली के एकीकरण करने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे थे और ये एक प्रमुख विचारक थे, जो दूरदर्शी विचारक थे। इनके विचारों के कारण संपूर्ण इटली में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से फैली और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यूसेफ मेजनी ने 1831 में यंग इटली आंदोलन की शुरुआत भी की थी, जिसका महत्वपूर्ण योगदान इटली में देखने को मिलता है। दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे काउंट काबूर, जो कि सार्डिया पिडमंट के प्रधानमंत्री थे। सार्डिया पिडमंट इटली का एक प्रमुख क्षेत्र था, जो स्वतंत्र था, शक्तिशाली था और जिसके होने के कारण ही नेतृत्व वहीं से इटली का हुआ, इटली के एकीकरण का, और इटली का एकीकरण संपन्न हुआ, क्योंकि सार्डिया पिडमंट में रहकर ही वहाँ के राजा, प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैन्य बल ने इटली के एकीकरण किया। और तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी इटली के सेना नायक थे, सेनापति थे। अपनी सैन्य शक्ति के कारण वो महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं इटली के एकीकरण में। उन्होंने रेड शर्ट्स सैनिकों के साथ मिलकर दक्षिणी भाग को जीतकर इटली सार्डिया पिडमंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। और चौथे व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में यह पूरा का पूरा इटली के एकीकरण हुआ, वो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो इटली के सार्डिया पिडमंट के अभी राजा थे। इस तरह से 1861 तक 90% हिस्सा इटली का एक हो चुका था। 1870 तक आते आते रोम भी इटली के कंट्रोल में, नियंत्रण में आ चुका था और 1871 में रोम को इटली की राजधानी बनाया गया और 1871 में ही सार्डिया पिडमंट के राजा
विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पूरे इटली का राजा बनाया गया। इटली के एकीकरण होने के बाद प्रमुख परिणाम देखने को मिले। सबसे पहला, इटली के लोगों में अब असंतोष की भावना खत्म हो चुकी थी। जो उनके अंदर एक असंतोष की भावना थी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, अब वो पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। दूसरा, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना सर्वोच्चता की स्थिति में थी। तीसरा, राष्ट्र पूरी तरह एक हो चुका था। चौथा परिणाम ये हुआ कि विक्टर इमैनुअल ने अब पूरी तरह से शासन संभाल लिया था और अब अच्छी तरह से इटली का शासन प्रबंध चलने लगा। इस तरह से 1871 तक पूरी तरह से इटली एक हुआ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब हम अगले वीडियो पर अपने दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।